हेलो फ्रेंड्स, आज हम रवि कुमार सियाग की कॉपी डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हिंदी मीडियम से टॉपर थे। अब हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापत्य कला अद्वितीय विशेषताओं से युक्त एक विशिष्ट शैली है। इसकी उदाहरणों के साथ सविस्तार से चर्चा करनी है। तो अपने को क्या क्या पता होना चाहिए? विजयनगर साम्राज्य की स्थापत्य कला के बारे में पता होना चाहिए। अद्वितीय विशेषताएं कि ऐसी विशेषताएं कहीं और नहीं मिलती, ठीक है। और उदाहरण के साथ चर्चा करनी है। अब कर देते हैं चर्चा। सबसे पहले इंट्रो में बता दिया गया कि विजयनगर साम्राज्य कब था और इसकी स्थापना किसने की। उसके बाद में जो यहाँ की वास्तुकला थी उसके बारे में बताया गया है। पूछा है ना, आर्किटेक्चर, ठीक है। वास्तुकला शहरी दुर्ग एवं प्रकोष्ठ, महल और मंदिर। अब ये मैप के द्वारा बताया गया है कि वास्तुकला कैसी थी, अद्वितीय कैसी थी। ऐसी संरचना कहीं और नहीं मिलती है। महल है, उसके बाद 7 दीवारें हैं। तो भारत में अन्यत्र कहीं ऐसी संरचना देखने को नहीं मिलती। यात्री नुनीज ने वर्णन किया है ये। तो ये भी एक जो जितना भी आपके पास नॉलेज है, सोर्स है, उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन। ये बताया गया है कि 7 दीवारों से गिरा था। यहाँ तक कि धान के खेत भी दीवारों के अंदर थे, ठीक है। और फिर एग्जाम्पल, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड एग्जाम्पल, तो यहाँ पे एग्जाम्पल हम्पी। अब उसके बाद में वर्णन अनुसार दीवारों में किसी भी गारे या सीमेंटिंग एजेंट का उपयोग नहीं किया गया। ये क्या है? अद्वितीय। महल, विशाल भवन, खजाने से भरे हुए, राजा रानी की मूर्तियाँ सजावट के तौर पे इस्तेमाल की जाती थी। स्तंभों का प्रचुर प्रयोग, लोटस महल। ये फिर एग्जाम्पल हो गए और ये इसकी विशेषताएं। अभी बताया कि मंदिर निर्माण में अद्वितीयता कि क्या क्या है। मुख्यतः द्रविड़ शैली में बनाए। ऊंचे प्रवेश द्वार, दुश्मनों से बचने के लिए। गोपुरम, अद्वितीय अप्राकृतिक चित्राकृतियाँ व मूर्तियों का प्रयोग। नए प्रकार के, ठीक है, मंडल व श्राइन। अब ये एग्जाम्पल दे दिया। एग्जाम्पल क्या है? उम्मान श्राइन व कल्याण मंडप। नए प्रकार के मंडप, यहाँ पे मंडल लिख दिया। इस प्रकार विजयनगर साम्राज्य, और ये निष्कर्ष और कंप्लीट। क्वेश्चन सेकंड, यद्यपि लॉर्ड विलियम बेंटिंग का कार्यकाल छोटा था, तथापि इसे स्थायी सुधारों के लिए जाना जाता है। विस्तार से वर्णन कीजिए। अब आपको विलियम बेंटिंग का कार्यकाल पता होना चाहिए। विलियम बेंटिंग कौन था, क्या था? तो सबसे पहले इंट्रो। विलियम बेंटिंक एक शांत, सज्जन एवं सुधारवादी मानसिकता के व्यक्ति थे। इन्होंने इंग्लैंड के सुधारवाद आंदोलन में भाग लिया। अतः इसी मानसिकता में इसका भारतीय कार्यकाल 1823 से 1835 के बीच बताया। उसके बाद में इसके प्रशासनिक सुधार क्या क्या थे। इन्होंने क्या की? केंद्रीकृत शासन व्यवस्था। चार्टर अधिनियम 1833 के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। ये विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। फिर इन्होंने न्यायिक सुधार क्या क्या किया? प्रांतीय न्यायालय, ठीक है, सिविल व सर्किट कोर्ट, अपराधी, ये अपराधी था और ये था सिविल, को समाप्त कर शक्तियाँ पहले कमिश्नरों, बाद में जिला कलेक्टरों को सौंप दी गई है। जो कमिश्नर थे उनको, और उसके बाद में जिला कलेक्टरों को। तो इन्होंने क्या कर दिया? न्यायिक सुधार में इन दोनों को समाप्त कर दिया। फिर उसके बाद में, क्योंकि खर्चीली न्याय व्यवस्था थी, लंबित मुकदमे की संख्या अधिक थी, इसलिए इनको लगा कि यहाँ पे। फिर क्या किया? रियासतों के प्रति इनकी क्या नीति थी? वेलेजली व हेस्टिंग्स के बजाय अहस्तक्षेप की नीति अपनाई। हस्तक्षेप व दखलंदाजी नहीं करना, ये रियासतों के प्रति थी। धर्म सुधार के प्रति, सती प्रथा का और दास प्रथा प्रणाली समाप्ति की बात करी। वो ये दास प्रथा बाद में समाप्त हुई। फिर क्या? समतावादी, परीक्षा व नौकरी का आधार योग्यता होना चाहिए। प्रतियोगी परीक्षा को इसका वो बेस माना। फिर क्या है? शैक्षिक सुधार। भारतीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मेघालय समिति इसने नियुक्त की, और इस प्रकार से इसका कंक्लूजन और अपना आंसर कंप्लीट। अब देखिए कंक्लूजन में क्या लिखना होता है। इस प्रकार पूर्ववर्ती गवर्नरों के विपरीत बेंटिक ने प्रगतिशीलता एवं सुधारवादी मानसिकता का परिचय देते हुए आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक स्तर पर सुधारों को
क्या किया, उद्वेलित किया। उसके बाद में अपना क्वेश्चन नंबर 3, जहां भारतीय पूंजीपति दीर्घकालीन समय तक चलने वाले सामूहिक सविनय अवज्ञा आंदोलन के पक्ष में नहीं थे, वहीं उनमें से कई ने अपने वर्ग और राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण रियायतें प्राप्त करने में सविनय अवज्ञा की उपयोगिता यहाँ तक की आवश्यकता को भी स्वीकार किया। अब अपने को ये बताना है, इस क्वेश्चन की मेन डिमांड क्या है। मेन डिमांड है भारतीय पूंजीपति वर्ग के बारे में बताना है कि कौन जो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन है सामूहिक रूप से के पक्ष में नहीं थे और कुछ को लगा कि हाँ ये सही है। तो भारतीय पूंजीपति वर्ग ने इस मामले में अद्वितीय था, उसने स्वतंत्रता, ये इसका इंट्रो, ठीक है। उसने स्वतंत्रता आंदोलन की साम्यवादी आमूल परिवर्तनवादी प्रवृत्ति के बावजूद स्वतंत्रता आंदोलन को समर्थन दिया। हालांकि उनके समर्थन का तरीका कुछ अलग था। अब समर्थन का तरीका क्या था? अधिक लंबे आंदोलन से परहेज करना, विरोध, बहिष्कार, हड़ताल के बजाय संवैधानिक तरीकों पर बल देना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समर्थन, संघर्ष विराम, संघर्ष पर बल। यही समर्थन उन्होंने सविनय अवज्ञा में अपनाया। हालांकि कुछ आशंकाएं थी। वो क्या क्या थी? वे लंबे बंद, हड़ताल, बहिष्कार आदि से भयभीत थे। उदाहरण के लिए सुभाष चंद्र बोस की जमशेदपुर कारखाने में हड़ताल, इस्पात उत्पादन पर प्रभाव, पूंजीपति जो वर्ग है वो प्रभावित होगा, ऑब्वियसली उसका इंटरेस्ट है। मजदूर वर्ग में साम्यवादी सुगबुगाहटें उन्हें विचलित करती थी कि साम्यवाद आएगा तो ऑब्वियसली उनके हितों से टकराव होगा। आर्थिक गतिविधियाँ, ठीक है, गतिविधियाँ जो कम होती है उसका सीधा प्रभाव किस पे पड़ता है? उद्योगपतियों पर पड़ता है। उदाहरण के लिए पुरुषोत्तम दास टंडन जैसे पूंजीपतियों ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के तरीकों में अनास्था प्रकट की, किंतु उनका विरोध संकीर्ण नहीं था, वरन अपने आर्थिक हितों से था। वो भी चाहते थे कि देश के लिए, लेकिन जब बात रोजी रोटी की हो तो फिर उन्होंने, अब ये देखिए ये आर्थिक हित कैसे थे, राष्ट्रीय हितों से ऊपर नहीं थे। इसके एग्जाम्पल दिए कि गांधी इरविन जो समझौता था, वार्ता था, उसको सहयोग दिया था। फिक्की ने महात्मा गांधी व कांग्रेस के बिना गोलमेज सम्मेलन में को अप्रभावी बताया। इस प्रकार पूंजीपति वर्ग, ये इसका कंक्लूजन और अपना आंसर कंप्लीट। अभी आगे वर्ल्ड हिस्ट्री से 4th क्वेश्चन, अमेरिकी क्रांति एक, सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना होता है। अमेरिकी क्रांति एक संवैधानिक संकट था जो ब्रिटेन के साम्राज्यिक हितों और स्वशासन में उपनिवेशवासी जो उपनिवेश बनाए थे ना के अनुभवों के परस्पर विरोध से उत्पन्न हुआ। स्पष्ट कीजिए, अब कर दो स्पष्ट। ये इसका इंट्रो हो गया। थॉमस जेफरसन व जॉर्ज वॉशिंगटन जैसे नेताओं के नेतृत्व में अमेरिकी वासियों ने क्या किया? 1789 में संविधान का निर्माण, एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद, ठीक है। अब ये इंट्रो के बाद में हित, इंग्लैंड के हित क्या थे? इंग्लैंड वणिकवादी हित थे इसका उपनिवेशवाद था, आर्थिक हित थे, ठीक है, टॉप डाउन शासन गवर्नर के अधीन। अमेरिका का क्या हित था? मुक्त बाजार, अमेरिका की स्वतंत्रता की चाह थी, प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं, स्थानीय परिषद किंतु गवर्नर का नियंत्रण। उपयुक्त हितों के उदाहरण कौन कौन से हैं? ग्रेनवेले की नीतियाँ, शुगर एक्ट एवं स्टाम्प कर को बढ़ाना, औद्योगिक नीति, अमेरिकी उद्योगों को बंद करना, वाणिज्यिक नीति, अमेरिकी निर्यात सिर्फ किसको करना है? इंग्लैंड को करना है। लुई नॉर्थ की चाय नीति, अमेरिका को चाय सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ही, जबकि अमेरिकी मुफ्त जो फ्री ट्रेड चाहते थे। क्या है? टैक्स में वृद्धि, ठीक है। और इस प्रकार से इसका एक अच्छा कंक्लूजन और फाइनली आंसर कंप्लीट। टॉपर्स की वो फिर रेगुलर पढ़नी है, रेगुलर, बिना किसी झिझक के डेली। ये देखिए पेपर 1 में ही क्या आएगा, इससे आपको इनडायरेक्ट रूप से सिलेबस भी याद हो जाएगा। पेपर 1 में ही आएगी ज्योग्राफी। पश्चिमी विक्षोभ की परिघ घटना को समझाते हुए भारतीय मौसम प्रणाली पर इसके प्रभाव की विवेचना कीजिए।
जैसे आप कॉपीज पढ़ते हो, टेस्ट सीरीज पढ़ते हो, तो ये क्वेश्चन आपके रट जाते हैं क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। अब बता दो पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ ये इसकी डेफिनेशन क्या होते हैं? ये उपोष्ण कटिबंधीय क्या होते हैं? साइक्लोन्स होते हैं जो भूमध्य सागर के ऊपर शीत ऋतु में पैदा होते हैं। इनका भारतीय जलवायु पर भी प्रभाव पड़ता है। ये पूरा मैप बना दिया, ठीक है। अब ये बताया इस प्रकार मैप बनाने के पश्चिमी विक्षोभ और भारत में आगमन। इस प्रकार पश्चिमी जेट प्रवाह के द्वारा कहाँ पे आते हैं? भारत में। और रास्ते में कैस्पियन सागर, काला सागर आदि से क्या करते हैं? नमी, भारत पर प्रभाव, ठीक है। इसमें शीतकाल में क्या होती है? वर्षा होती है जाड़ों में, जिससे मावठ बोलते हैं राजस्थान में। और उससे गेहूँ सरसों की। दिल्ली में क्या होता है? पोल्यूशन कम हो जाता है, क्योंकि अभी पोल्यूशन भी एक बड़ी समस्या हो गई है। शुष्क शीत ऋतु में जल संकट को भी दूर करती है वर्षा। हिमालय में बर्फबारी होती है तो क्या होते हैं? ग्लेशियर भी मजबूत होते हैं। देखो आपके कितने डायमेंशंस खुल जाते हैं। जाड़ों में रात्रि के तापमान में वृद्धि होती है, जिससे पाले का प्रभाव भी कम होता है, फसल को हानि कम होती है। और ये इसका कंक्लूजन और अपना आंसर फाइनली कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये देखिए अरब सागर, जहाँ पहले कम चक्रवात आते थे, अब वहीं चक्रवात प्रवण जल निकाय के रूप में परिवर्तित हो रहा है। देखिए यही क्वेश्चन अपन ने दूसरी उसमें टेस्ट सीरीज में डिस्कस किया था कि क्यों अरब सागर में ज़्यादा चक्रवात आते हैं बंगाल की खाड़ी की तुलना में। तो ओवरऑल अब दृष्टि के इनके पास, विजन के पास भी कंटेंट क्वेश्चन वगैरह उतने नहीं बचे। अब ये देखिए इसका आंसर, पहले मैप बना दिया गया। ये लोकेशन अरब सागर यहाँ है, बंगाल की खाड़ी यहाँ है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी को पहले नदियों चक्रवातों की बहुलता का क्षेत्र माना जाता था। पहले बंगाल की खाड़ी में ज़्यादा आते थे, लेकिन अब अरब सागर में भी आने लगे। नदियों के जल का स्थिरीकरण, ठीक है, उष्णकटिबंधीय कमजोर अवदाब की उपस्थिति, पूर्वी जेट आदि के कारण क्या हो गया? हाल ही के वर्षों में कई चक्रवात जैसे अम्फान, ठीक है, यस आदि का आना अरब सागर में इनकी बारंबारता की वृद्धि के संकेत करता है। ये कहाँ है? अपने को ना लिस्ट बना लेनी है कि अरब सागर वाले कौन से हैं और बंगाल की खाड़ी वाले कौन से हैं। तो जैसे ही कोई क्वेश्चन आए तो अपने को वहाँ पे चाप देना है। सारा मेंस याद करने पे डिपेंड करता है, ठीक है। हालांकि क्या करते हैं, पुख्ता प्रमाणों के तौर पर अभी सुस्थापित नहीं हो पाया जलवायु परिवर्तन, ठीक है। किंतु इसके निम्न कारणों का हवाला वैज्ञानिक देते हैं। क्या क्या इसके रीजन बताते हैं कि भाई जलवायु परिवर्तन हो गया तो इससे जो सागर के तापमान में वृद्धि हो गई और वैसी दशाएं बन गई चक्रवात वाली। स्थलीय भाग की प्रमुखता, जल की अपेक्षा तीव्र से गर्म होता है और उससे क्या होता है, फिर ये क्या है, इंडियन ओशियन डाइपोल। और ये सब अन्य कारक, एल नीनो, मेडन जूलियन ऑसिलेशन आदि। और फाइनली ये अपना निष्कर्ष और क्वेश्चन समाप्त कर दिया गया है यहाँ पे। अब क्वेश्चन नंबर 7, एक स्थिर भूभाग और कमजोर भूकंपीयता का क्षेत्र होने के बावजूद प्रायद्वीपीय भारत अनेक भूकंपों का साक्षी रहा है। उदाहरणों की चर्चा कीजिए। अब यहाँ पे प्रायद्वीपीय भारत की बात की गई है, ठीक है। ये यहाँ पे मैप बना दिया गया है और एग्जाम्पल भी देने हैं, एग्जाम्पल के साथ चर्चा करने के क्वेश्चन की डिमांड है, ठीक है। स्थिर भूभाग बताया है और कमजोर क्या है, भूकंपीय क्षेत्र। फिर भी यहाँ पे भूकंप क्यों आते हैं? अब ये यहाँ पे इंट्रो दिया गया है। स्थिरता यह है एक, ये बता दिया गया कौन सा क्षेत्र है, क्रेटन। भूकंपों का साक्षी कैसे रहा है, भ्रंशों का एक्टिव रहना। पुराने भ्रंश जैसे भीमा भ्रंश कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। फिर क्या है, जलाशय जनित भूकंप कि बहुत ज़्यादा दबाव बन जाता है बांध वांध बनाने से। इसका एग्जाम्पल क्या है, कोयना बांध। फिर क्या है, भूस्खलन। भूस्खलन कहाँ पे आ रहे हैं, वेस्टर्न घाट्स में, तो उससे भी कंपन होता है और भूकंप आ जाते हैं। फिर क्या है, उत्तर पूर्व क्षेत्र में प्लेट विवर्तनिकी, खनन जनित भूकंप। ये देखिए एकदम नए नए पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं। और फाइनली इसका निष्कर्ष और अपना आंसर
पूरा कंप्लीट। अब ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में महिलाओं के संपत्ति अधिकारों और उत्तराधिकार की दिशा में सभी बड़ी प्रगति के बावजूद अभी भी ऐसी चुनौतियां विद्यमान हैं जिनका समाधान किए जाने की आवश्यकता है। अपने क्या करनी है, चर्चा करनी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में स्टेक होल्डर कौन कौन है, महिलाओं के संपत्ति अधिकार और उत्तराधिकार, ठीक है, की दिशा में सभी बड़ी प्रगति के बावजूद अभी भी क्या क्या विद्यमान है चुनौतियाँ, और क्या करना है, समाधान। अब देखते हैं, सबसे पहले इंट्रो में बता दिया गया है कि महिलाओं संबंधी चुनौतियाँ आदि बहुआयामी हैं, इनका समाधान भी बहुआयामी ही हो सकता है, क्योंकि जो महिलाओं से संबंधित चुनौतियाँ हैं वो कैसी हैं, मल्टी डायमेंशनल, शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक। इनका जो समस्या है और समाधान के में भी कानूनी, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, ये सब इनका समाधान होना चाहिए, क्योंकि अगर समस्याएं बहुत सारी हैं तो समाधान भी बहुत सारे होना चाहिए। उपयुक्त चार्ट समझाता है कि केवल कानूनी स्तर पर सुधार पर्याप्त नहीं है। संपत्ति अधिकारों में उत्तराधिकारों का प्रभाव, ठीक है। अब ये क्या है, समता, आर्थिक उन्नयन, विकल्प बहुलता, संसाधनों पर नियंत्रण, किंतु विभिन्न अन्य धार्मिक और मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी बाधाएं हैं। अब उत्तराधिकार में क्या है, भूमि लेना, उससे क्या हो जाता है कि भाई पारिवारिक नाराज़गी हो जाती है। उसके बाद में संपत्ति देकर वापस लेना बेटे को, ये भी सही नहीं है। उसके बाद में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता का भाव, राजनीतिक सक्रियता, कानूनों को सामाजिक स्वीकृति नहीं, कानून तो है लेकिन समाज उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता। अब क्या किया जाए, करना क्या चाहिए, पुरुष पक्ष क्या कर सकता है, संवेदनशील बनाए जाएं संपत्ति साझा करने में, ठीक है, गर्व की भावना विकसित की जाए कि अगर बहन को हिस्सा मिले तो उसमें प्राउड फील होना चाहिए भाई को। अधिकारों की जागरूकता, शिक्षा देकर क्या करना है, सशक्तिकरण करना है। सरकार क्या कर सकती है, मजबूत कानून बना सकती है, उनका प्रवर्तन अच्छे से कर सकती है, संस्था अच्छे से बना सकती है और मजबूत भागीदारी कर सकती है। और फाइनली ये कंक्लूजन है आंद्रे बेतिले के कथन के अनुसार। अब इसका कथन क्या है, कानून यह बताता है कि समाज को किस ओर जाना चाहिए, किंतु समाज यह बताता है कि समाज किस ओर जाएगा। इस प्रकार बहुआयामी सामाजिक राजनीतिक सुधार समय की मांग है। बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, इसमें बताया गया भारत में यह देखा गया है कि क्या देखा गया है, भारत में यह देखा गया कि जहाँ दक्षिणी राज्यों में जनसंख्या स्थिर हो गई है, वहीं उत्तरी राज्यों के मामले में अभी भी यह एक शोपन बना हुआ है। इस प्रवृत्ति के लिए उत्तरदायी कारणों का विश्लेषण कीजिए। अब ये मानचित्र बनाया गया है बहुत अच्छे से। आप देखिए कि इंट्रो में ही सब बता दिया गया कि अपनी क्वेश्चन पे पकड़ कितनी अच्छी है। और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, इसके डेटा बता दिए गए हैं, प्रजनन दर बता दी है, और क्या चाहिए, उत्तरदायी कारक बता दिए हैं, आर्थिक कारक, ठीक है, सामाजिक कारक एग्जाम्पल बता दिए हैं, राजनीतिक कारक। दक्षिणी राज्यों द्वारा प्रारंभ से ही जनसंख्या नियंत्रण की नीतियां लागू कर दी गई हैं। इसके साथ ही आपातकालीन जबरदस्तियों का प्रभाव उत्तर भारत पर अधिक, ठीक है, और उसके प्रत्युत्तर में जनसंख्या अधिक। सरकारी मॉडल, दक्षिणी राज्यों द्वारा शिक्षा स्वास्थ्य पर अधिक निवेश, केरल का बीमा मॉडल, नया आर्थिक कार्यक्रम, शिक्षा पर अधिक निवेश। सामाजिक कारक, पितृसत्तात्मक मूल्य उत्तर भारत में अधिक है, महिला स्वतंत्रता कम है, ठीक है, अधिक बच्चे, प्रजनन दर भी अधिक होगी इससे। केरल में मातृसत्तात्मक समाज। सामाजिक कुरीतियाँ, बाल विवाह भी उत्तर भारत में अधिक हैं, बिहार में सबसे अधिक है। और इस प्रकार से निष्कर्ष और कंप्लीट। अपना क्वेश्चन नंबर 10, वैश्वीकरण भारत में युवाओं की अभिवृत्ति और आकांक्षाओं को विविध तरीकों से प्रभावित कर रहा है, चर्चा कीजिए। सबसे पहले इंट्रो,
30 वर्ड्स का, और उसके बाद में ये बता दिया गया इंट्रो में। युवाओं पर प्रभाव, क्वेश्चन की डिमांड क्या है? वैश्वीकरण भारत में युवाओं की अभिवृत्ति और आकांक्षाओं को विविध तरीकों से प्रभावित कर रहा है। तो युवाओं पर क्या उनकी अभिवृत्ति, धार्मिक अभिवृत्ति पर क्या प्रभाव है, आर्थिक अभिवृत्ति पर क्या है, सांस्कृतिक अभिवृत्ति पर क्या है। धर्मनिरपेक्ष की ओर झुकाव, रूढ़िवादी धार्मिक परंपरा का विरोध करते हैं। धर्म पर वैज्ञानिक दृष्टि, धर्म में सुधार। ठीक है। आर्थिक क्या है? नई व्यवस्था से लाभ लेने की प्रवृत्ति, नए रोजगार, आईटी कंपनी, एमएन जो मल्टीनेशनल कंपनीज वगैरह हैं। सांस्कृतिक, स्वयं को कॉस्मोपॉलिटन मानना, खान पान पहनावे में। ठीक है। सामाजिक, पुरुष पर क्या प्रभाव है, जाति जो व्यवस्था है वो कमज़ोर हुई है, पुराने मूल्यों से टकराव। अब आकांक्षाओं पर प्रभाव, अधिक धनार्जन की, जो धन है उसका अर्जन करना, उसकी आकांक्षा। सोशल मीडिया पर प्रभाव की आकांक्षा, है ना, तकनीकी प्रगति की आकांक्षा, ये सब। हालांकि वैश्वीकरण के कारण इनकी अभिवृत्ति और आकांक्षाओं पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा है। ये क्या है? पीढ़ी संघर्ष का उद्भव, बेरोजगारी, असमानता में वृद्धि। ठीक है। उसके बाद में पहचान की राजनीति एवं आदिम पहचानों से जुड़ाव। इस प्रकार ये कंक्लूजन और ख़त्म। क्वेश्चन नंबर 11। अब ये आ गया अपना आर्ट एंड कल्चर। शास्त्रीय नृत्य की प्रमुख शैलियों की पहचान करते हुए व्यापक रूप से भारत में इसके विकास का पता लगाइए। अब यहाँ पे इंट्रो में क्या बताया गया है कि भारत में शास्त्रीय नृत्य का विकास अनेक स्थानों पर अनेक शैलियों में हुआ है, जो कि विविधता की परिचायक है। प्रमुख शैलियाँ कौन कौन सी हैं? भरतनाट्यम कहाँ पे है? तमिलनाडु में। कौन सा तो है? अग्नि। राग, लय, ताल, नाटक से प्रसिद्ध। अल्लारी पूजाती स्वरूप, तरंगम आदि में विभाजित। क्या है? कथकली, मोहिनीअट्टम। ठीक है। ओडिसी। ये जितने भी अपने शास्त्रीय नृत्य हैं उनको अच्छे से पढ़ो और उनके बारे में लिख दो। मोहिनी में वायु तत्व का प्रभाव। ठीक है। कथक उत्तर भारत में। फारसी प्रभाव युक्त, घुंघरू आदि का प्रयोग। ध्रुपद आदि रागों पर आधारित। मणिपुरी स्थानीय परंपराओं, थांगटा, लाई हरोबा, रासलीला आदि से प्रभावित। नृत्य में क्या है? झूमने पर अधिक बल है। विकास के विविध तत्व, भरत मुनि का नाट्यशास्त्र, वात्स्यायन का कामसूत्र। नृत्यों को प्रमुख कला के रूप में वर्णित किया गया है। मंदिर संस्कृति का प्रभाव। देखिए क्या नॉलेज रहता है टॉपर्स के पास। शासकों की भूमिका, ये पॉइंट्स ही बताते हैं कि हाँ ये अंडर 20 रैंक है। मैं डेली कॉपीज पढ़ता हूँ 100+B, लेकिन अंडर 20 का अलग ही रहता है। कथकली और मोहिनीअट्टम। भक्ति आंदोलन का प्रभाव। ठीक है। कुशेलवा व भगवत आलू जैसी भागवत मंडलियों का ओडिसी व कथक पर प्रभाव पड़ा है। ये देखिए कहाँ कहाँ से कंटेंट लेके आते हैं। प्राचीन नाट्य मंचों का प्रभाव। यक्षगान, कुटियाट्टम, मेदियट्टू, ये क्या है? प्राचीन नाट्य मंच। अरबी फारसी का प्रभाव किस पे पड़ा है? कथक पर। उसके बाद ध्रुपद व अमीर खुसरो, कथक स्थानीय परंपरा, मणिपुरी। इस प्रकार भारतीय नृत्य परंपरा अपने विकास व विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध और व्यापक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 12। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा विभाजन की स्वीकृति वस्तुतः मुस्लिम लीग को दी गई कर्मिक रियायतों की प्रक्रिया का केवल अंतिम चरण था। समालोचनात्मक चर्चा करनी है। अब यहाँ पे समालोचनात्मक चर्चा कर देते हैं। यह इंट्रोडक्शन
भारत का विभाजन, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के चरण में हिंदू मुस्लिमों में दरार की घटनाओं, अविश्वास, सांप्रदायिकता, तुष्टीकरण की राजनीति, विभाजन मूलक नीतियों, विचारधारा, ठीक है, जो विचारधारात्मक विभिन्नताओं से प्रभावित अंतिम परिणति था। अब क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भूमिका, ये कुछ पॉइंट्स। उसके बाद में मुस्लिम लीग के गठन से ही कांग्रेस का इसकी विचारधारा का विरोध न करना, स्टार्टिंग में ही मुस्लिम लीग का गठन हुआ, तभी से इसका विरोध करना जरूरी था। लखनऊ समझौता, असहयोग आंदोलन, खिलाफत का प्रश्न लाने के कारण धर्म का राजनीति में समावेशन हो गया यहाँ पे। यहाँ तक कि गांधी जी ने कहा था खिलाफत का प्रश्न पंजाब अत्याचारों से अधिक महत्वपूर्ण है। नेहरू रिपोर्ट में जिना की मांगे मानना, किंतु उनका असामान्य रूप। जहाँ मुस्लिम लीग पृथकतावादी आंदोलन चला रही थी, वहीं कांग्रेस ने मजबूत विचारधारात्मक आंदोलन सांप्रदायिकता के खिलाफ नहीं चलाया, जैसे आज़ादी के लिए चलाया। ऐसा आंदोलन किसके खिलाफ चलाना था? सांप्रदायिकतावाद के लिए। अंतरिम सरकार का मुद्दा हो या शिमला समझौता, आलोचकों की नज़र में कांग्रेस की रियायतवादी प्रकृति के कारण अंत विभाजन हुआ, किंतु समग्रता में देखें तो यह विचार उपयुक्त नहीं है, क्योंकि कांग्रेस प्रणाली प्रारंभ से ही धर्मनिरपेक्ष रही है, धर्म का राजनीति में प्रवेश नहीं। खिलाफत आंदोलन भी हिंदू मुस्लिम एकता से प्रेरित था, यह इसमें सफल भी रहा। जिन्ना की चरम मांगे 14 सूत्री, उनको क्या था, अस्वीकृत कर दिया। कांग्रेस ने समय को सर्वधर्म बहुल बनाया, जिन्ना को मुस्लिम लीग को, ठीक है, एकमात्र मुस्लिम हित पार्टी मानने से इनकार कर दिया। कांग्रेस ने कहा कि भाई हमारी पार्टी वो सभी धर्मों के लिए है, तो अकेली जिन्ना की पार्टी नहीं है जो सिर्फ मुस्लिमों का भला करेगी। उसके बाद में अंत में अंतरिम सरकार, संविधान सभा के स्तर पर भी कांग्रेस नेताओं ने जिन्ना से बातचीत का रुख अपनाया, किंतु असफल रहे। विभाजन के अन्य कारण, अंग्रेज विभाजनकारी नीतियां जैसे मॉर्लेमेंटो एक्ट, सांप्रदायिक तत्व, मुस्लिम लीग, प्रथम पाकिस्तान की मांग, और यहाँ पे ये कंक्लूजन और अपना आंसर कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 13, स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान विशेष रूप से 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम के पश्चात भारत में राष्ट्रवादी नेताओं ने साम्राज्यिक विधान परिषद को सरकारी नीतियों के समर्थक के एक साधन के रूप में कार्य करने वाली शक्तिहीन मशीन से सार्वजनिक शिकायतों को व्यक्त करने वाले एक मंच के रूप में परिवर्तित कर दिया। इसके बारे में अपने क्या करना है, डिस्कस करना है। अब ये इंट्रोडक्शन बता दिया। इंट्रोडक्शन में क्या है, 1885 में कांग्रेस के गठन, ये कांग्रेस के गठन से ही राजनीतिक जनमत का निर्माण करने के साथ राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग उठाई, जिसका कुछ लाभ 1892 के अधिनियम में सामने आया। अप्रत्यक्ष था ही सही, मगर चुनाव का प्रावधान। अब ये क्या हुआ, विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि। 1892 के अधिनियम के प्रावधान क्या है, बजट पर चर्चा का अधिकार, लेकिन मत का अधिकार नहीं मिला। हालांकि सुधार अपर्याप्त व असंतोषजनक थे। साथ ही गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद पर भी विधायिका का नियंत्रण न होना, गैर सरकारी सदस्यों का अल्पमत, ठीक है, बजट पर अनियंत्रण जैसे प्रावधान इन परिषदों को शक्तिहीन साबित करते थे। फिर भी कांग्रेस के नेतृत्व ने इनका लाभ इस प्रकार मिला। लाभ कैसे मिला, राजनीतिक जनमत के निर्माण में भाषणों के माध्यम से प्रतिनिधित्व की बात की, परिषद में प्रस्ताव पत्र, प्रार्थना पत्र रखना आदि, ये सब छोटे छोटे काम करने लग गए। सारी कार्रवाई प्रेस में प्रकाशित होना, जनता द्वारा अध्ययन, जागरूकता का सृजन, लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रसार, उदाहरण के लिए गोखले के भाषण, आर्थिक रूप से आलोचना, व्यय पर रेलवे आयोग का गठन किया, सरकारी व्यय पर गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा परिषद में तर्कों द्वारा व्यय कम करने की बात की गई। प्रमुख पत्रों दादाभाई नौरोजी, रमेश दत्त के व्याख्यान द्वारा साम्राज्य की जो अर्थशास्त्री
नीतियाँ थी उनकी क्या की गई, आलोचना की गई। लोकप्रिय मांगों का निरूपण, विभिन्न प्रतिवेदनों पर चर्चा, पत्र व्यवहार द्वारा, अफसरशाही में अखिल भारतीय प्रतिनिधित्व को बढ़ाना, नमक कर को कम करना, भारतीय प्रतिनिधित्व में वृद्धि करना। ठीक है, होम रूल की मांग। फोर्थ पॉइंट क्या है, स्वशासन की भावना का अनुभव, अंत इसमें निर्वाचन होने से भारतीयों में स्वशासन की भावना का अनुभव आया जो आगामी आंदोलन को काम आया। और ये फाइनली इसका कंक्लूजन, और ये अपना आंसर कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के पक्ष समर्थन के बावजूद उन कारकों पर प्रकाश डालिए जिन्होंने भारत को स्वतंत्रता के पश्चात अपने राज्य क्षेत्र से पुर्तगाली औपनिवेशिक शासन को बाहर निकालने के लिए बल प्रयोग करने हेतु प्रेरित किया था। ये पुर्तगालियों का नक्शा, कहाँ पे, कितने इलाके पे उनका शासन था, और ये इधर इंट्रोडक्शन। ठीक है, पुर्तगाली शासन, आरंभ से ही पुर्तगालियों का शासन गोवा पर रहा। इसके अलावा दमन दीव, गुजरात के पास ही दीव। ठीक है, दादरा व नगर हवेली मुख्य भूमि पर स्थित गुजरात के निकट। बल प्रयोग के क्या क्या कारक थे। देखिए, टॉपर्स है ना, सारे आंसर लिखते हैं, टेस्ट सीरीज को भी उतने ही अच्छे से देते हैं कि जितना वो मेंस लिख रहे हैं। जनता का विरोध, औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध गोवा आदि की जनता ने प्रबल विरोध क्या कर रहे थे, चल रहे थे। विरोधों का दमन करने की नीति। ठीक है, उसके अलावा आंतरिक राज्यों का समर्थक, महाराष्ट्र जैसे राज्य व समलदास गांधी जैसे नेताओं का समर्थन इन अधिग्रहित भूमि के निवासियों पर था। कूटनीतिक प्रयासों की विफलता, भारतीय सरकार द्वारा यूरोपीय पुर्तगाली सरकार से बातचीत की गई किंतु उनकी सहमति टाल मटोल की प्रवृत्ति से अपने को ये मजबूर कर दिया कि चलो हथियार उठाते हैं। और ये फाइनली कंक्लूजन देके ये क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया गया। वर्तमान में इजराइल फिलिस्तीन, पूछ लिया क्वेश्चन। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष की जड़ों को पीछे जाकर प्राचीन इतिहास में खोजा जा सकता है। हालांकि 20वीं शताब्दी, यह 20वीं शताब्दी थी जिसने इसे आधुनिक रूप में आकार दिया। स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ पे कर देते हैं स्पष्ट। सबसे पहले इंट्रो। मध्य एशिया में इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष ऐसा मसला है जिसने इस क्षेत्र में संपूर्ण शांति स्थिरता को प्रभावित कर रखा है। ये यहाँ पे इस इंट्रो दे दिया। प्राचीन ऐतिहासिक क्या क्या इसके कारण थे। ठीक है, प्राचीन ऐतिहासिक कारण, विभिन्न धर्मों की जन्मस्थली यरूशलेम यहूदियों, ईसाइयों और मुस्लिमों सभी के लिए समान रूप से पवित्र है। ईसा मसीह का जन्म, यहूदियों का उद्भव स्थान, मुस्लिम धर्म से जुड़ाव, प्राचीन काल से अलग धर्म राज्यों का नियंत्रण रहा है। सर्वप्रथम यहूदी धर्म का नियंत्रण रहा, उसके बाद में ईसा मसीह के उपरांत रोमन साम्राज्य के समय ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों का निवास, फिर 14 और 15वीं शताब्दी में तुर्कों का नियंत्रण रहा। कस्तुस्तुनिया। उपयुक्त कारणों के अलावा यहाँ के प्रमुख धार्मिक प्रतीक जो सभी धर्मों के लिए पूजनीय पहचान के प्रतीक हैं, जैसे जॉर्डन नदी, यहाँ की मस्जिदें और चर्च। उपयुक्त मसलों के कारण तनाव तो पहले से ही व्याप्त था जो 19वीं शताब्दी में निम्न कारणों से उभरा। तुर्की साम्राज्य का विघटन हो गया तो वो कमज़ोर हो गए। यूरोप में क्या क्या 1859 से, और ये जो भी इन्होंने डेट क्या मिस 1897 तक यहूदी उत्पीड़न बहुत ज़्यादा हो गया था। उसके बाद में यहूदी राष्ट्र फंड की स्थापना, इस क्षेत्र में भूमि की व्यापक खरीद, अरबों के राष्ट्रवाद का उदय, और फिर क्या हो गया, खींचतान। 20वीं शताब्दी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया, तुर्की के विघटन, सेवर्स की संधि हो गई थी। ब्रिटेन की ये क्या है, साइक्स पिकॉट समझौते हुए बालफोर्स घोषणा, यहूदियों को यहूदी राज्य बसाने की योजना थी। यह अरब राज्य स्थापना के हुसैन मैकमोहन पत्राचार
इंग्लैंड फ्रांस के विपरीत थे। यहूदी आप्रवासन में वृद्धि, अरब टकराव, ठीक है। उसके बाद में क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ की योजना बंटवारे की, अरब ने क्या कर दिया, इसको डिक्लाइन कर दिया। अरब इजराइल संघर्ष, इसका रूप देखने को मिला। और फाइनली कंक्लूजन, आर्थिक और भौगोलिक पहलुओं के संदर्भ में सवाना और स्टेपी प्रकार की जलवायु के बीच तुलना कीजिए। ये है स्टेपी प्रकार की जलवायु और ये है सवाना प्रकार की जलवायु। ये आपको ज्योग्राफी में अच्छे से पढ़ा होगा, जलवायु का क्लासिफिकेशन। यहाँ पे मैप और उसके साथ इंट्रो, इससे पता चल जाता है कि सामने वाले को इस पे पकड़ है। अभी ये भौगोलिक अक्षांश बता दिया, सवाना किन अक्षांशों के बीच में है, 8 से और 20 डिग्री, और स्टेपी किससे है, 20 से और 40 डिग्री के बीच में, ठीक है। और आर्द्रता इसमें कितनी है, टेम्परेचर कितना है, ये सब। घास का क्षेत्र, वृक्ष कौन कौन से मिलते हैं, इसमें पेड़ नहीं मिलते हैं। मुख्य पक्ष क्या क्या है, गेहूँ, कृषि, आर्थिक क्रियाएं कौन कौन सी हैं, है ना, इनके पुष्टाज, प्रेरी, ये सब, मशीनीकृत खेती, बड़े। और ये फाइनली अपना इसका एक कंक्लूजन। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये सभी के सिलेबस में रहते हैं। ये ज्योग्राफी में अपन अच्छे नंबर ला सकते हैं। विश्व भर में महासागर उच्चावच में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के खनिज निक्षेपों का विवरण दीजिए। गिव एन अकाउंट ऑफ द डिपॉजिट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स फाउंड इन ओशियन रिलीफ अक्रॉस द वर्ल्ड। अब दे देते हैं, महासागरीय उच्चावच महाद्वीपों से भी अधिक विविधता युक्त हैं, जिसका प्रमुख कारण विवर्तनी की गतिविधियाँ हैं। यही कारण है कि ये यहाँ पे हो गया इंट्रो, ठीक है। फिर ये यहाँ पे पूरा मैपिंग, जैसे ज्योग्राफी आए तो वहाँ पे मैप्स का इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। फिर क्या है, ऊर्जा खनिज संसाधन, अब बता दिए हैं कि कहाँ पे क्या क्या मिलते हैं। गैस, बॉम्बे हाइज, फारस की खाड़ी, कैम्बे की खाड़ी, किंटा, केलांग वैली, पॉलीमेटलिक, ये यूपीएससी ने स्पेशल इस पर क्वेश्चन भी पूछा था। पॉलीमेटलिक नोडुल्स क्या होते हैं मेंस में, ठीक है। यूपीएससी के पुराने क्वेश्चंस पढ़ो, उसी को ही आंसर में लिख दो। प्लेजर निक्षेप, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। ये लहर की क्रिया द्वारा भारी धातुओं के स्मर्दीकरण, ठीक है, एनरिचमेंट से निर्मित होते हैं। उदाहरण के लिए मोनाजाइट रेत केरल में, सोना कहाँ पे है, अलास्का में, हीरा कहाँ पे, दक्षिण अफ्रीका में, जिरकोनियम कहाँ पे, ब्राज़ील में। क्या नॉलेज है। अलवणीय खनिज, महासागरीय लवणों से नमक आदि लवणों का निर्माण भी, ये लवणीय हो गए, ठीक है, कच्छ की खाड़ी में नमक वगैरह। और पत्थर संबंधित खनिज कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया आदि की जो बैरियर रीफ है ना, उसके दोहन में महत्वपूर्ण पत्थरों का निर्माण कर भवन वगैरह बनाया जाता है। और फाइनली ये इसका कंक्लूजन। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में क्या करना है, सूती वस्त्र उद्योग की समस्याओं और संभावनाओं पर चर्चा करनी है। तो ये इंडिया का मैप बता दिया। इंडिया में कपास की खेती बहुत होती है, अपने यहाँ पे उद्योग की संभावना बहुत है, सस्ती लेबर मिल जाएगी, इंडस्ट्री लगाने में यहाँ पे आवश्यकता भी है, क्योंकि ये बहुत डिफरेंट क्लाइमेट में फैला हुआ है, एकदम ठंडी भी पड़ती है, गर्मी पड़ती है। तो यहाँ पे वस्त्र उद्योग के पनपने की बहुत सारी संभावनाएं हैं। चुनौतियाँ क्या क्या हैं, तकनीकी चुनौतियाँ हैं, ठीक है। ये क्षेत्र यहाँ पे हेडिंग हो गई, सूती वस्त्र उद्योग में समस्याएं। विखंडित क्षेत्र, कताई के मामले में अत्यंत विकसित और संगठित है, किंतु बुनाई के मामले में अविकसित है। तकनीकी चुनौतियाँ हो गई, मशीनीकरण वगैरह, कुशल जो लेबर है उसका अभाव हो गया, विद्युत ऊर्जा की समस्या हो गई, उत्पादन में अनिश्चितता हो गई क्योंकि जलवायु मानसून वगैरह पे आधारित है, हड़ताल और श्रमिक संघ, नवाचार का अभाव हो गया, कपास उत्पादन में वृद्धि, अनुकूल सरकारी। अब ये संभावनाएं क्या क्या हैं, तो ये संभावनाएं बताई जा रही है कि कपास के उत्पादन में वृद्धि हो गई, सरकारी नीतियाँ अनुकूल हैं,
है ना, इंडियन हैंडलूम ब्रांड, कस्तूरी कॉटन ब्रांड, परिवेश पहचान पत्र, ये सब अब क्या करना है अपने को, निर्यात पर बल देना चाहिए, ये भी इसके पक्ष में है। तकनीकी परिवर्तन, महिला श्रम की भागीदारी, महिला प्रबल जो क्षेत्र है, और इकोनॉमिक स्केल पर इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये सारे पॉइंट्स और ये आंसर अपना निष्कर्ष के साथ कंप्लीट। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 19। जहां भारतीय शहर तेजी से बढ़ती जनसंख्या के साथ द्रुत शहरीकरण के दौर से गुजर रहे हैं, वहीं राज्य की नीतियां और कार्रवाइयां संबंधित चुनौतियों से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं है। ठीक है, अपर्याप्त सिद्ध हुई हैं। अपना को क्या करना है, चर्चा करनी है। ये किसका क्वेश्चन है, सोशियोलॉजी का। शहरीकरण से तात्पर्य, ये इसकी क्या है, इंट्रोडक्शन। ठीक है, क्या है तात्पर्य, कि लोगों का शहरों की ओर आना, वहाँ बसना। ठीक है, वहाँ के जो अंत क्रियाओं गतिविधियों में भाग लेना, वह शहरी मूल्यों को अपनाना आदि क्रियाओं से। ये डेफिनेशन हो गई। अभी जनगणना हो गई कि 2030 तक अपनी कितनी हो जाएगी, 40% हो जाएगी। ये डेटा दे दे। और फास्ट जो शहरीकरण है उसकी चुनौतियाँ क्या क्या है, तो आपको पता ही है, जनसंख्या में वृद्धि हो जाएगी, यातायात, मलिन बस्तियाँ, वहनीय आवास की समस्या, पानी की, सब समस्या हो जाएंगी जहाँ पे लोग ज़्यादा हो जाएंगे। अतः इन प्रमुख चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार की क्या नीतियाँ हैं, तो ये बता दिया गया। 74वां संविधान संशोधन क्या है, इसमें शहरी निकाय वगैरह, राष्ट्रीय शहरी नीति, प्रमुख योजनाएं, अभी इसमें स्मार्ट सिटी, अमृत प्रसाद, ये 4-5 योजनाएं हैं। रोजगार व अर्थव्यवस्था, शहरी आजीविका पर, है ना, राजस्थान में तो शहरी नरेगा भी हो गया, यातायात, मेट्रो ट्रेन। ठीक है, और ये फाइनली अभी क्या है, अधिक आवास नहीं। ये क्वेश्चन में चुनौतियाँ क्या क्या है, फिर वही मलिन बस्तियाँ, इन सब का वो करना है, और यहाँ पे सुधार, और कंक्लूजन देके आंसर कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्र क्षेत्र की अवधारणा को नहीं नकारता, भारतीय संदर्भ में इस विचार पर चर्चा कीजिए। राष्ट्र क्षेत्र की अवधारणा को नहीं नकारता। राष्ट्र से अभिप्राय एक सीमा, ठीक है, लोक संप्रभुता की उपस्थिति व इसके साथ साथ जब लोग अपनी पहचान किसी भूमि से के टुकड़े से करें तो इसे राष्ट्रवाद कहा जाता है। उदाहरण के लिए जर्मन के लोग जर्मनी राष्ट्र से अपनी पहचान तय करते हैं। ये डेफिनेशन दे दी गई, जिसको भी डेफिनेशन ना आए तो यहाँ से देख लें। जबकि क्षेत्र का तात्पर्य क्या है, राष्ट्र के भीतर, कोई राष्ट्र है उसके भीतर एक क्षेत्र है, उससे अपनी पहचान अर्जित करना। राष्ट्र व क्षेत्र के मध्य संबंध, राष्ट्रवादी पहचान का अर्थ है क्षेत्रवादी पहचान का लोप नहीं करता है, वरना उन पहचानों के ऊपर राष्ट्र की पहचान को तरजीह देता है, तवज्जो देता है। क्षेत्र की अवधारणा का राष्ट्र निर्माण में योगदान, क्या क्या योगदान है। आधुनिक राष्ट्र राज्यों व संघीय देशों, जहाँ किसी देश का निर्माण विभिन्न राज्यों से होता है, वहाँ ये पहचान राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। क्षेत्रीय समस्याओं को उजागर कर, उदाहरण के लिए तेलंगाना में जो भूमि की समस्या है, लोकतंत्र में विविधतापूर्ण विचारों द्वारा हर तबके की आवाज़ उठाकर जिसने आर्थिक न्यायमूलक लोकतांत्रिक प्रिय राष्ट्र का निर्माण होता है, जिससे, ठीक है, अपने क्षेत्र के नागरिकों का विकास कर विकेंद्रीकरण विकास को दिशा देकर, उदाहरण के लिए झारखंड का विकास बिहार से अलग कर, सहकारी प्रतिस्पर्धा संवाद। ठीक है, कुछ पॉइंट्स हैं, और यहाँ पे फाइनली कंक्लूजन देके इसको कंप्लीट कर दिया गया है। इस प्रकार से आज रवि कुमार त्याग की पूरी कॉपी हमने डिस्कस कर ली है।